कैंसर सबसे कॉमनली बोन्स में जाती है। अच्छा, तो उसमें सर्वाइवल रेट क्या होती है वंस इट इज गॉन टू मेटास्टेसिस इन द बोन्स? हाँ, तो आज की तारीख में देखिए, इवन बोन में मेटास्टेसिस होने के बाद भी लोग 4-5 साल आराम से जी रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। हालांकि दवाइयां लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी प्रोस्टेट कैंसर की दवाइयां बहुत बढ़ गई हैं। पहले सिर्फ था हार्मोनल थेरेपी था, जी। अब हो गया है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, वैक्सीन थेरेपी, ओके। which is it's a type of passive, not an active vaccine but a हाँ। passive vaccine। तो इन सभी चीजों के कारण हम लोगों की जिंदगी को बहुत बढ़ा देते हैं। कई अच्छा लोग 5-6 साल भी जीते हैं प्रोस्टेट कैंसर के मेटास्टेसिस होने के बावजूद भी। अच्छा, डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अच्छा, इसका डॉक्टर हाँ, साहब देयर आर ऑलवेज अ सेइंग कि इफ यू स्मोक टू मच possibility of getting lung cancer, right? And if you drink too much, possibility of getting stomach cancer, whatever we talk. So if situation in prostate, because too much of sexuality can also make prostate नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। जबकि कई लोगों ने, हालांकि प्रमाणित नहीं है, कई लोगों ने ये कहा है कि जो लोग ज्यादा एक्टिव है उनको शायद कम हो। अच्छा। पर ये प्रमाणित नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। अच्छा। लेकिन ऐसा कहना कि ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एंड ऑल्सो सेक्सुअल, मतलब ओवर सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल इंटरेक्शन और होने से enlarged prostate is possible? No. नहीं, ये दिस इज द मिथ, दिस इज द मिथ। Independent totally. Okay, okay, nothing to do with it. हाँ, So we have no idea about that. Okay. And राइट। ये जो कैंसर जो गॉड फॉरबिड होता है तो एडवांस स्टेज में they can still have sexual activity? बिल्कुल। तो वो अभी देखिए, मैंने आपको जब एक बार बोला कि स्क्रीनिंग का नुकसान ये है कि कई बार क्या होता है, किसी को स्क्रीनिंग करते हैं पीएसए और अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्टेड होता है, वो शायद उनको अगर ट्रीट न भी करते तो शायद काम हो जाता, लेकिन ट्रीट करते हैं रेडिएशन से या सर्जरी से, तो उसके बाद कई बार सेक्सुअल फंक्शन अफेक्टेड हो सकते हैं, वो ट्रीटमेंट की वजह से। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से सेक्सुअल फंक्शन अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। अगर अनट्रीटेड होगा तो हो सकता है वो भी। अच्छा, अब एक एग्जांपल कैंसर प्रोस्टेट का एग्जांपल कह रहा हूँ कि HIV एड्स जो है, so you can spread through sexual activity to the partner. So in this case, in prostate cancer can also be a cause for spreading to the partner? Not at all. Not at all. क्योंकि रिमेंबर ये कोई वायरस या कोई संक्रामक बीमारी तो है नहीं जी। इसीलिए इसको किसी सेक्सुअल एक्टिविटी से या टच से या इससे फैलने का कोई संभावना नहीं। नो लिंक एट ऑल। अच्छा अच्छा। नो लिंक एट ऑल। यस। ओके ओके ओके। नाउ मुकेश, इफ यू कुड send me your number, WhatsApp number, I can call you, you can put the question to Dr. Nahar, okay? So you can ask him directly the question. So Mukesh sab काफ़ी question लिख रहे हैं, तो obviously so I just want to understand, if he talks to you maybe he can explain to you a little better. अच्छा, number 3 डॉक्टर साहब, how I said but third question is going to be screening, cancer screening जो बोल रहे हैं आप, prostate screening. So it's only screening is what, like MRI or CAT scan or what is that? नहीं, प्रोस्टेट कैंसर की जो सबसे कॉमन चीज जो स्क्रीनिंग हम करते हैं वो सबसे आसान है, वो है ब्लड का टेस्ट होता है PSA। तो PSA, हाँ, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्रोस्टेट की ग्रंथि बनाती है। नॉर्मल लोगों में भी बनता है। अच्छा। लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में होता है तो कैंसर का संदेह बढ़ जाता है। Okay. And it's totally exclusively for only men. बिल्कुल, प्रोस्टेट ग्रंथि सिर्फ मेल में ही होगी। बिल्कुल। PSA is produced by prostate और PSA सिर्फ प्रोस्टेट से ही बनता है। ओके ओके। फीमेल में तो बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं है। अच्छा, ओके ओके, समझ गया। ओके ओके, ऑलराइट। सो इफ यू कुड सेंड द नंबर, मुकेश जी आप नंबर भेज दें व्हाट्सएप का, आई विल कॉल यू डायरेक्टली, यू कैन टॉक टू हिम ऑनलाइन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, हु शुड बी स्क्रीन फॉर प्रोस्टेट कैंसर? तो अब मैंने आपसे पहले ही कहा, देखिए कि एक डिस्कशन है, जैसे 50 के बाद किसी को हम लोग 50 के पहले भी स्क्रीनिंग करते हैं अगर हाई रिस्क मानते हैं तो जी। तो इसमें एक डिस्कशन होता है आपके डॉक्टर के साथ कि मैं स्क्रीनिंग करवाऊं या ना करवाऊं। अच्छा। तो ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे कोलोनोस्कोपी
या मेमोग्राम हम सभी से कहते हैं करवाने के लिए आफ्टर अ सर्टेन एज। जी पीएसए की जो है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी या अमेरिका यूरोप, इनके हिसाब से भी सब हर एक पुरुष को करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन होना चाहिए डॉक्टर के साथ कि मैं करवाऊं या ना करवाऊं, क्योंकि करवाने के नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। आपने तो कहा जो हाई रिस्क हैं, अगर हाई रिस्क के कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की है भाई में या फादर में, हाँ। या कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर की, वो जो कुछ ऐसे जीन्स हैं जी जो एक औरत में ब्रेस्ट कैंसर पैदा करते हैं और वही वो पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर पैदा कर सकते हैं। जैसे एक मुख्य रूप से उसका एक नाम है BRCA, एक नाम से एक जीन है BRCA। हाँ, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के नाम पर उसका नामकरण हुआ है। जी लेकिन वो प्रोस्टेट भी हो सकता है। उसके दो प्रकार है, BRCA1 एंड BRCA2। जी तो BRCA2 जो है वो प्रोस्टेट से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड है। तो इस अगर उस किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो वो सोच सकते हैं हम PSA टेस्ट करवाएं। या जैसे अमेरिका में तो क्या है कि कालों में थोड़ी संख्या ज्यादा है प्रोस्टेट कैंसर की, ब्लैक पीपल में थोड़ी ज्यादा है, तो वो करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हर आदमी, ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो 50 के ऊपर है उसको PSA करवाना है। वो उसको डिस्कशन करना है अपने डॉक्टर के साथ, मैं करवाऊं या ना कर। डिस्कशन के बाद अगर उस आदमी को लग रहा है कि मुझे करवाना चाहिए तो करवा ले, और अगर उसको लगे नहीं भाई इसको करवाने के नुकसान भी उसको पता होने चाहिए ना कि इसके नुकसान क्या है। करेक्ट। तो अगर उसको नहीं करवाना है तो ना करवाए। तो ये जो सोसाइटीज जो इसको रिकमेंडेशन करती हैं, PSA का कोई यूनिवर्सल रिकमेंडेशन नहीं है करवाने का। राइट। आप कहते रहिए, एक सेकंड, आप कीप टॉकिंग ना, जस्ट गोट पिक अप फोन, आप बात करते रहिए प्लीज। हाँ, तो इवन मैंने जहां तक मुझे अंदाजा है यूरोप के बहुत से देशों में तो PSA यूनिवर्सल एग्जाम में बल्कि डिस्करेज किया जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो, जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत कॉमन है लेकिन बहुत घातक नहीं है। ज्यादातर लोगों में ये घातक नहीं होता है। ज्यादातर लोगों में ये सब क्लिनिकल स्टेज में ही रहता है, और इसीलिए कुछ लोगों को इसके डायग्नोसिस से एंजाइटी ज्यादा और फायदा कम भी हो सकता है। इसीलिए ये इसको, और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि मेरा PSA बढ़ गया इसका मतलब ही प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि PSA बढ़ने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है शुरू में। जी व्हाट आई एम सेइंग, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि अब ये जो व्हेन द पेशेंट गोज टू अ डॉक्टर को स्क्रीन कर रहे हैं उसको PSA के लिए, there's got to be some reason होना चाहिए why it has increased, right? I mean, just because बिल्कुल। तो जनरली क्या होगा, किसी की PSA अगर ज्यादा आएगी तो यूरोलॉजिस्ट बोलेगा, अगर कुछ कारण साफ दिख रहे हैं, जैसे अगर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हुआ है या प्रोस्टेट में चोट लगी है, तब तो बोलेगा ठीक है शायद इसी वजह से बढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको थोड़ा भी शक होगा कि नहीं कोई सामने कारण नहीं नजर आ रहा है, तो बोलेंगे कि शायद कैंसर की वजह से बढ़ा होगा। तो जनरली एक बार में हमें तसल्ली नहीं होती, हम उसको रिपीट करते हैं। फिर रिपीट, अच्छा, ओके। हाँ, 2-3 महीने के बाद उसको रिपीट करके और फिर भी लगे बढ़ा हुआ है, तब फिर बायोप्सी की नौबत आ सकती है। अच्छा, लेकिन आपने कहा था कि एथलीट्स जो होते हैं बाइसिकलिंग ज्यादा करने की वजह से भी प्रोस्टेट इंजरी, ये मतलब जैसे वो बाइसिकल ज्यादा कर रहा है तो उस दौरान अगर उसका टेस्ट हुआ तो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक कारण वो भी हो सकता है। तो अगर समझिए किसी आदमी का बढ़ा हुआ है और उसको डॉक्टर ने पूछा तुम बाइसिकल किए थे लास्ट 1-2 दिन में बहुत ज्यादा किया था, तो बोले कि हाँ किया था, तो बोलेंगे कि नहीं अभी बंद कर दो इसको, इसके बाद हम रिपीट करेंगे, टेस्ट करेंगे। अच्छा, एंड सेम थिंग एथलीट्स जो रनर्स रहते हैं, रनर्स को भी हो सकता है? नहीं, रनर्स को तो ऐसा नहीं सुना है। वो बाइसिकलिंग में क्या होता है, प्रोस्टेट पर शायद डायरेक्ट प्रेशर पड़ता होगा ना, इसी वजह से। सो व्हाट अदर कंडीशंस डॉक्टर साहब जहाँ के प्रोस्टेट इंजरी हो सकता है? आपने कहा इंजरी हो सकती है प्रोस्टेट में, तो व्हाट अदर इंजरी? तो भाई देखिए वो तो चोट लगने से ही होगी। बाइक इज अ क्लासिकल एग्जांपल, राइट। लेकिन उसके अलावा कहीं चोट लगे या प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट की बेनाइन एनलार्जमेंट में भी PSA बढ़ जाता है। अच्छा। अब
अब इसीलिए दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट विद लुकिंग एट द होल क्लिनिकल पिक्चर। जी 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 एक जी चीज को मद्देनजर रख के नहीं होगा, पूरी पूरी चीज को मद्देनजर रखते हुए देखना पड़ेगा कि इसका बढ़ा है, कोई दूसरा कारण सामने नहीं उभर रहा है, तो इसको रिपीट किए फिर और बढ़ गया, तब फिर शक ज्यादा होता है कि अब प्रोस्टेट कैंसर का शक हो रहा है, अब बायोप्सी की नौबत आ रही है। डॉक्टर साहब, अच्छा आपने कहा था डॉक्टर साहब कि प्रोस्टेट कैंसर इफ इट मेटास्टैटिस होता है तो यूरेथ्रा इज क्लोज टू, यूरेथ्रा इज गोइंग थ्रू, सो दैट इट कैन गो अप रेट्रोग्रेड अप टू द किडनीज, अप टू द ब्लैडर एंड टू द किडनी आल्सो। नहीं नहीं, प्रोस्टेट की जो मेटास्टेसिस सिर्फ ब्लड स्ट्रीम से ही होती है, रक्त शिराओं से ही वो दूसरी जगह फैलता है या लिम्फ ग्लैंड से फैलता है। अच्छा, डायरेक्टली किडनी में नहीं जाता है कभी। लेकिन ये है यूरेथ्रा passes through prostate, right? हाँ, adjacent tissue। वो प्रोस्टेट जब कैंसर होता है तो वो डायरेक्टली इट कैन इन्वेड द यूरेथ्रा, invasion, right। हाँ वो हो सकता है, लेकिन हम उसको फिर भी मेटास्टेसिस नहीं मानते हैं, उससे दैट इज अ लोकल एक्सटेंशन। अच्छा, सो वैसे केसेस आप देखें या इन्वेजन होता है यूरेथ्रा में? हाँ बिल्कुल। अब ये है कि चूंकि मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जी, तो हम लोग तो डीआरई नहीं करते हैं, ओके, वो सारे एग्जाम यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। अच्छा, हमारे पास तो पेशेंट जनरली तब आते हैं जब उनको मेटास्टेसिस हो जाती है जनरली। अच्छा, सो द सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, जब एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जनरली हम लोग तो दवाइयों से काम करते हैं ना, तो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये 3 मेन जो तरीके हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो ये मेटास्टैटिक, या कभी कभी ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जिनका मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी या रेडिएशन के बाद अब पीएसए फिर से बढ़ने लग गया है। तो इसमें शक पैदा होता है कि कैंसर अभी डिटेक्टेबल तो नहीं है स्कैन पर, लेकिन पीएसए बढ़ रहा है, मतलब माइक्रोस्कोपिक डिजीज शायद बढ़ रहा होगा। उस स्थिति में भी हमारे पास आते हैं। अच्छा, ये जो सर्जरी जो होती है कैंसर की, कैन बी पार्शियल और टोटल? नहीं, टोटल। जब अगर कैंसर की सर्जरी होती है तो उसका नाम हम देते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके आसपास की टिश्यू, सेमिनल वेसिकल, लिम्फ नोड, सबको निकाला जाता है। तो ये रेडिकल एक ऑपरेशन होती है, बड़ी ऑपरेशन है प्रोस्टेट कैंसर की। जनरली case to, in a certain situation it may be a lesser operation, but for most people it's radical prostatectomy. Total अच्छा, in that case डॉक्टर साहब टोटल निकाल इरेडिकेट करते हैं, सर्जरी सेक्शन करते हैं, तो ऑब्वियसली यूरेथ्रा इज गोइंग टू बी गेट कट ऑफ, राइट? यूरेथ्रा passes through the prostate, right? हाँ बिल्कुल। नहीं तो वो तो सारा वो बाद में तो जॉइन किए करते, वो सर्जन का काम है, मेरा काम नहीं है। नहीं, अंडरस्टैंड, इट कैन बी एग्जैक्टली लेकिन उसके बाद नेचुरली आपको सर्जरी के बाद देखिए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ जाए, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सर्जरी के बाद। लेकिन सर्जरी अगर सही गई है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं, तो यू विल यूजुअली रिकवर बैक टू योर बेसलाइन और क्लोज टू इट. So urethra is actually sutured back. The original urethra is sutured back. So yeah, that, I mean, I don't know the technical aspect right, of it. Right, medically. But that is exactly what probably the urologist does. Yes. Right, except लेकिन ये जो prostate is mostly it produces semen, right? That's correct. Seminal fluid. हमारा जो सीमेन के फ्लूइड में एक अंश जो है वो प्रोस्टेट से आ रहा है. अच्छा. कुछ ज्यादातर सिक्रीशन टेस्टिकल से हो रही हैं. सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं. प्रोस्टेट का अवदान है उसमें. अच्छा. एक थोड़ा सा लिक्विड जो है वो अवदान है प्रोस्टेट का. सेमिनल वेसिकल्स जो बोलते हैं, वेसिकल्स वहां से सेमिन प्रोड्यूस. हाँ, प्रोस्टेट से एग्जैक्टली. तो वो प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट आल्सो सिक्रीट्स part of the varia is from okay, okay, समझ गए. हाँ, एक हिस्सा प्रोस्टेट से आ रहा है. ओके ओके. एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ मुकेश. पर्सन विद रेट्रोग्रेड इजेक्शन, इज ही ऑन हाई रिस्क? नहीं ऐसा, हाँ मैं समझ गया. मुझे लगता है ये इनका सवाल है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन. अच्छा ओके. दैट वो क्या है? हाँ, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब अगेन इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता, क्योंकि ये यूरोलॉजिस्ट के लिए ये सवाल है. जी. पर मुझे इसका एक जनरल जानकारी है कि जैसे कोई सेक्स के दौरान आपका जो सीमेन है वो पेनिस से बाहर आना चाहिए. अच्छा. लेकिन किसी का उल्टी दिशा में चला जाए, बाहर आने की जगह अंदर की तरफ चला वो कैसे होता है? वो कैसे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डिटेल्स द यूरोलॉजिस्ट नोस. पोजीशनिंग दैट सर,
नहीं, दैट आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा अच्छा, पर दैट इज इट्स अ रेयर कंडीशन, It happens. रेट्रोग्रेड। हाँ, अगर पर इनका सवाल मुझे लग रहा है ये पूछना चाह रहे हैं कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क क्या बढ़ जाता है? ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं। हाँ, correct, yeah, that's correct. So actually there is nothing to do with reverse ejaculation जो बोलते हैं हाँ, retrograde. अब देखिए, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, ये यूरोलॉजिस्ट के नहीं लिए। मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो पोजिशनिंग ऑफ द सेक्सुअल पोजिशनिंग इज नथिंग टू विद दैट एज अ जनरल नहीं, क्वेश्चन। अब देखिए, मैं ऐसे जब एक डॉक्टर यानी साइंटिस्ट होने के नाते मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता जो स्पेक्युलेटिव हो। अच्छा, मतलब कि भाई पक्का मालूम नहीं है, मैं कुछ बोल दूं तो ये गलत होगा ना। तो ये सवाल यूरोलॉजिस्ट के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मे बी अ सेक्स डॉक्टर शुड से दिस थिंग, आई थिंक मे बी अ सेक्सोलॉजिस्ट, यू नो। दैट्स करेक्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, दे विल, अगर सेक्सोलॉजिस्ट हैं तो उनको और भी बेहतर आइडिया। एग्जैक्टली, आई एम सेइंग, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डॉक्टर साहब, व्हाई डू, एक सेकंड, डॉक्टर्स ऑफर स्क्रीनिंग? व्हाई? हाँ, तो बिल्कुल, तो देखिए, जो कैंसर्स बहुत कॉमन हैं जी, हम चाहते हैं कि उनके लिए स्क्रीनिंग की जाए ताकि हम उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें। अच्छा, जैसे उदाहरण, सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में, जी। तो उसके लिए मैमोग्राम किया जाता है ताकि जी। उसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके। जी। और अब ये हुआ है कोलन कैंसर, कोलन में कहते हैं कि 50 साल के बाद कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए। जी, और अच्छा, और एक और लंग कैंसर के लिए भी अब आया है कि अगर जो बहुत, जिसको हाई रिस्क, सबको नहीं, जो हाई रिस्क है, स्मोकिंग की, बहुत सालों तक स्मोकिंग की है, उनको शायद हर साल कैट स्कैन करवाने का सोचना चाहिए। ये नहीं कि करना ही चाहिए, वो एक अच्छा, हाँ, डिस्कशन है। हाँ, तो सेम प्रोस्टेट का जो पीएसए की जो स्क्रीनिंग है, ये पहले बहुत कॉमन था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इसके नुकसान भी हैं। जी। इसलिए बहुत बहुत से सोसाइटीज ये एक लार्ज स्केल स्क्रीनिंग के अगेंस्ट में भी हैं। इसलिए वो ये नहीं कह रही कि स्क्रीनिंग मत करो, क्योंकि देखिए मार्केटिंग का भी कुछ हद तक चक्कर है जी। तो जो मार्केटिंग के हैं वो तो बोलेंगे सबको करवा दो स्क्रीनिंग, लेकिन सबको करवाने के नुकसान भी हैं पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के। Correct. तो इसलिए वो पर्सनल डिस्कशन होना चाहिए जी। और उसके आधार पर अगर लगे उस व्यक्ति को, डॉक्टर से सुनने के बाद कि देखिए आपको ये नुकसान है, ये फायदे हैं, जी, जी, अगर पेशेंट को लगे कि मुझे, तो ही उसको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, नहीं तो नहीं करवानी चाहिए। अच्छा अच्छा, आपसे एक सवाल, जनरल सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, इज एनी कॉमन, नॉट नथिंग टू विद, ये आजकल लोग ज्यादा लिव लॉन्गर लाइफ्स। हाँ बिल्कुल। नाउ हाँ, सेल की जो फंक्शनैलिटी होती है, इट हैज टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। राइट। नॉर्मल सेल 3 months के बाद इट मल्टीप्लाइज विद न्यू सेल फॉर्म्स, alright, and when the mechanism of stopping stops, then cells keeps on multiplying. Right. That's cancer, right? So if you live longer, everybody who lives long is potential to develop cancer. हाँ बिल्कुल सही, कि जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है जी, तो कई प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं जी। जिसकी वजह, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जो अनलिमिटेड डिवाइड करने के लिए बेचैन रहती हैं जी, और लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम उनको टैकल करती है, सप्रेस कर देती है। जी, जी, जी। लेकिन जब इम्यून सिस्टम हमेशा कारगर नहीं होती है, अगर इम्यून सिस्टम के वार से वो निकल जाए तभी वो बढ़ के कैंसर, तो जैसे जैसे एज होता है तो उसकी संभावना बढ़ती जाती है, इसीलिए ज्यादातर कैंसर एज के बाद ही होते हैं। इम्यून सिस्टम, लेकिन ऑल्सो जो यंग मिडिल एज के होते हैं उनको भी कैंसर आता है, दैट मीन इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और व्हाट? भाई उसके कई कारण हैं ना, कुछ को तो कईयों के हैं किसी पदार्थ के सेवन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल इत्यादि से। जी। अच्छा, किसी को हो सकता है उसका जेनेटिक टेंडेंसी हो, भी हम लोग अभी जो आविष्कार कर रहे हैं, जैसे बहुत से जीन्स हैं जी, जो अगर आप में हैं, जो आपने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो भी आप में कुछ कैंसर्स की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। जी, 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 और जी। ये सारे कारण बनते हैं। ज्यादातर जो यंग लोगों को कैंसर होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं, या तो कोई उनकी आदत खराब है, उन खराब आदतों की वजह से स्मोकिंग और अल्कोहल एक बड़ा है, और उसके या उनकी जेनेटिक टेंडेंसी है, या हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसे वातावरण में हो जहां पर
ऑन्कोलॉजिक स्टिमुलस हो, चाहे वो रेडिएशन के रूप में आई हो या केमिकल्स के रूप में आई हो, ये तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि 100% तो नहीं कह सकते कि और कुछ कुछ वायरस से भी हो, कुछ कुछ कैंसर वायरस से भी होते हैं। जैसे HIV के जो पेशेंट्स वो काफी यंग भी होते हैं कई लोग जी, और HIV की वजह से उनका इम्यून सिस्टम खराब होता है। इसकी वजह से जिस तरह से उनको इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती है तो कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन आपसे, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आई हैपन टू इंटरव्यू हिम, एक होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम इंडिया ही केम, अच्छा Right. डिस्कस कर रहे थे, वो बोल रहे कि all this person has all the genes for everything it seems, so it depends upon the body how much it can fight, as you said, immune system. So right, for Right. example, Adam Baba se shayad all the genes are there, all the whatever you call it, genes carry every single kind of a potential to become cancer वगैरह, whatever disease है जो भी है, it's individual body जो fight करती है, that is I think every body has got potential to build up some kind of a disease. Yeah, I definitely think, because remember, जैसे हमने एक BRCA का उदाहरण दिया जी, तो BRCA जीन जिसको है म्यूटेशन, उसमें सबको तो नहीं होगा कैंसर, उसमें से भी कुछ लोगों को ही होगा। अच्छा। तो कुछ लोग, because there are two forces working in your body, Right. one is trying to cause the cancer and जी। there is anti-cancer forces which is the immune system, your lifestyle। अगर वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो तो वो जीन्स के खराब असर को भी मिटा सकती हैं। अच्छा, so it doesn't mean every woman would carry BRCA1. नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, BRCA तो एक जीन नहीं है, ये तो म्यूटेशन है। जीन तो नॉर्मल होता ही है, अच्छा। उसमें म्यूटेशन जब होता है तब उसका नाम वो हमने दे दिया है, जैसे BRCA एग्जांपल है। So mutation is not genetic. No, so mutation, it is genetic, but it is not universal. Okay. Not every woman has, exactly, not every woman carries the gene, but when it's mutated, it's BRCA. Otherwise, she may have the normal gene, which we refer to as the wild type. अच्छा। Wild type is the normal one. Y size, okay. Now ये जो अब म्यूटेशन जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, म्यूटेशन जब होता है तो दैट मीन्स certain age के बाद, previous to a certain age, the mother actually delivers a baby that can carry, the baby can carry, if a female can carry that mutation gene. नहीं, तो वो म्यूटेशन के क्या कारण है ये तो हमें पता नहीं जी। तो ये आपने जो कहा, जैसे एक, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि अगर कहते हैं कि बहुत ज्यादा एज के बाद अगर किसी को बच्चा हुआ तो थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि होगा ही होगा। अच्छा। थोड़े से म्यूटेशन वगैरह के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं अगर बहुत ज्यादा स्पर्म की, जैसे चाहे पुरुष हो उसका स्पर्म हो वो ज्यादा ओल्ड हो या माँ हो उसका ओवम हो वो ओल्ड हो, तो उसमें कुछ कुछ एबनॉर्मेलिटीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, सो हाउ ऑफन आई थिंक वन हैज टू गो थ्रू प्रोस्टेट स्क्रीनिंग डॉक्टर साहब? तो PSA की स्क्रीनिंग जो सपोज किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है तो वो कहते हैं हर साल में एक बार या कभी कभी 2 साल में एक बार, लेकिन साल में एक बार ही जनरली करवाते हैं, साल में एक बार ब्लड टेस्ट PSA के लिए। बट एवरीबॉडी शुड गो थ्रू दैट और नो? मैंने आपसे कहा ना कि मेरे सोसाइटीज का भी यही कहना है कि हर पुरुष को करवाने की जरूरत नहीं है, ये एक डिस्कशन होना चाहिए डॉक्टर के साथ। अच्छा। अगर डिस्कशन के बाद उनको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है तो करवाएं, और अगर उनको लगे नहीं, सब सुनने के बाद कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मत करवाएं। अच्छा, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कंसीडरेशन हो गया वो। दैट्स करेक्ट, एग्जैक्ट। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेमोग्राम या कोलोनोस्कोपी, ये मैं कहूंगा सभी को करवाना चाहिए जो एज में बताया गया है, क्योंकि ये, लेकिन PSA के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि सब हर पुरुष को 50 के बाद करवाना, ये मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, अदर क्वेश्चन टू यू इज डॉक्टर साहब, ये जो सर्जन जो होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो डज कैंसर सर्जरीज, राइट, देयर सर्जिकल, देयर सर्जन कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट? हाँ, there are, of course, there are some urologists, who are just doing surgery for benign conditions, but there may be other urologists who do more cancer type of surgery, so they could be more expert in cancer surgery for your
prostate or other types of urological. Urologist is also dealing with the kidney, so the Correct. whole Pelvic system. genitourinary system. हाँ 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 हाँ। अच्छा ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि जब सर्जन करते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, तो सर्जन करते हैं जब दे रिसेक्ट द ऑर्गन, राइट, प्रोस्टेट करते हैं, तो इज इट पॉसिबली रिसेक्शन से सम सेल कैन गेट passed into the blood system? Yeah, this is this is a myth also. लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उसमें छुरी लगाओगे तो वो और फैल जाएगा। ऐसा हमने पाया नहीं है जी। कुछ रेयर, देखिए अगर हजारों केस में किसी एक आध केस में ऐसा हुआ तो मैं नहीं कह सकता जी जी, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात होती है कि अगर हम इसको काटा काटी करेंगे, इसको सर्जरी करवाएंगे तो शायद ये और ब्लड स्ट्रीम में जाके फैल जाए। ऐसा हमने पाया नहीं है। अच्छा, रिसर्च में नहीं। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो क्लोजिंग में आप कुछ सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को जो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोस्टेट तो हेल्थ? एक बात मैं कहूंगा कि जैसे जैसे हार्ट हेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं, जो आपकी हार्ट के लिए हेल्दी है, वो इत्तेफाक से वो प्रोस्टेट के लिए भी वो डाइट हेल्दी है। अच्छा है ना? अच्छा। तो आपको मतलब लो फैट, हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको प्रोस्टेट में भी फायदा देंगी। वैसे तो ओवरऑल बेनिफिट देगा ना, यानी हेल्थी डाइट, हेल्थी फूड ओवरऑल वेलबीइंग, ओवरऑल बेनिफिट देगा। और ये पाया गया है कि जो रेड मीट कम खाना या लो फैट खाना या फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करना, टोमेटोज का खास करके बताया गया, और भी फ्रूट्स जितने कलर्ड सीजन वाले वेजिटेबल्स हैं, उनके सेवन से जैसे आपको हार्ट, आपके दिल को फायदा मिलेगा तो प्रोस्टेट को भी फायदा मिलेगा। Yeah. Thank you very much, Daksa, for having joined us. And what we'll do is next time when you come, we have another subject, another organ. We'll try to talk about that. This way people can understand exactly. I wish Mukesh could have asked a question live, but I don't know, he did not send the number, so I could not have put him on air. All right, so thank you very much for having joined today. So we'll meet again next week. We'll be in touch, okay? Thank you, Daksa. Thank you. All right. Okay. Shall I leave? Yes, Dr. Tang. Thank you very much. Okay. One second. Just be there 1 second. Okay.